हे एवरीवन, सो दिस इज़ अनिकेत। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर का नाम है एक्सरे। तो ये जो एक्सरे चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और देखा जाए तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे कि इस चैप्टर में टोटली है क्या। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार से लेक्चर को और सीखते हैं कि एक्सरे क्या है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए अब समझते हैं कि एक्सरे क्या होता है। पहले ही बोल दूँ, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब है तो उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी समझने लायक है। आपको मैं समझा सकता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो, एक्सरे को देख करके डरना नहीं है कि यार एक्सरे होता क्या होगा। कुछ नहीं है। एक्सरे जो नॉर्मली हमारे आसपास जो हमारा नॉर्मली एक्सरे यूज़ होता है ना, उसी को हम लोग एक्सरे कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आता है कि हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कि ये जो एक्सरे है ये बना कैसे, इसको कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल से वर्ड में समझो कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को सडनली स्टॉप कर दिया जाए, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, उनको सडनली स्टॉप कर दिया जाए। अब वो सडनली स्टॉप कैसे होंगे? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसके सामने अगर कोई एक मेटल प्लेट ला दें तो मेटल प्लेट के अंदर एटम होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो मोस्ट ऑफ द एटम मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम के किनारे किनारे से निकल जाएगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के किनारे किनारे से निकल जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियस के पास जाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिटर्न बैक आ जाता है। तो होता क्या है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मतलब बहुत हाई स्पीड से किसी मेटल ब्लॉक पे सडनली स्ट्राइक कराया जाता है तो वहाँ से एक अननोन मतलब अननोन समझो तो रेडिएशन निकलता है। उसी रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। फिर से एक बार समझो, जब एक स्पीड में आ रहा इलेक्ट्रॉन को एक मेटल ब्लॉक के साथ टकराया जाए तो वो जो इलेक्ट्रॉन है एक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द कॉलिजन। ये जो रेडिएशन होगा इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सरे कहेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप बाय अ सॉलिड टारगेट। जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है किसी सॉलिड टारगेट के वजह से, अब वो सॉलिड टारगेट क्या होगा, कोई भी मेटल प्लेट, ठीक है। तो सम अननोन रेडिएशन वेयर प्रोड्यूस एंड दिस रेडिएशन वेयर नेम एज एक्सरे। तो वहाँ पे कुछ अननोन रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो कोई एक मेटल बॉडी से टकराया और जब टकराने के बाद जो हम वहाँ पे जो इमिशन हुआ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर टकराएगा तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, कुछ ना कुछ इमिशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी था ना भैया, बहुत स्पीड से वो अपने काइनेटिक एनर्जी को लेकर के आ रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ के अंदर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो अपने काइनेटिक एनर्जी से बहुत स्पीड से आ रहा था। अब उसके सामने अचानक से एक मेटल ब्लॉक आ गया, उसको रोक दिया। तो जैसे ही मेटल ब्लॉक उसको रोकता है तो उसका जो स्पीड है वो कुछ हीट के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। उसी हीट को, उसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, ठीक है। और एक्सरे का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो इसीलिए हम लोग एक्सरे को बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा किसी एक सॉलिड टारगेट पे तो वहाँ जो रेडिएशन निकलेगा उसी को एक्सरे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये जो रेडिएशन होता है बहुत ही शॉर्ट रेडिएशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है तो बहुत ही छोटा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत बड़ा चीज़ आके टकरा जा रहा है, नहीं, बहुत छोटा चीज़, इतना छोटा चीज़ है कि आप उसको देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रेडिएशन होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई पूछ सकता है कभी भी आपसे कि जो एक्सरे है, एक्सरे क्या है, तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, जो कहाँ से कहाँ तक में वेरी करता है, 10⁻10 से 10⁻11 मीटर तक में वेरी करता है। 10⁻−10, सॉरी मैं 10⁻10 बोल रहा हूँ, 10⁻10 बहुत बड़ा हो जाएगा। 10⁻−10, -10 सोचो कितना छोटा होता होगा। तो 10⁻−10 मीटर से लेकर के 10⁻−11 मीटर तक में इसका वेवलेंथ क्या होता है, वेरी करता है। ये बहुत ही छोटा वेवलेंथ का होता है। अच्छा, अगर दो चीज़ पूछा जाता है कि सॉफ्ट एक्सरे किसको कहते हैं, हार्ड एक्सरे किसको कहते हैं, तो एकदम इसको सिंपल वर्ड में याद करो, एक्सरे विथ लॉन्गर वेवलेंथ। जब एक्सरे लॉन्गर वेवलेंथ वाला हो, माने उसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा हो, तो उस तरह के एक्सरे को हम सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे। और जब स्मॉल वेवलेंथ हो तो
तो उस तरह के एक्सरे को हम लोग हार्ड एक्सरे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक्सरे जिसका लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा हो। अब तुम सोच रहे होगे सर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो क्या इससे बढ़ जाएगा? नहीं, इसी में ही जैसे मान लो 10⁻⁻10 है तो ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, ये ज़्यादा छोटा वैल्यू है। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जो वेवलेंथ इसके करीब होगा वो कौन सा होगा? सॉफ्ट एक्सरे होगा। और जो वेवलेंथ इसके करीब होगा वो कौन सा होगा? हार्ड एक्सरे होगा। क्योंकि अगर वेवलेंथ लॉन्गर रहे तो वो सॉफ्ट एक्सरे है, अगर वेवलेंथ स्मॉल रहे तो वो हार्ड एक्सरे है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है कि ये तो चलो मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था, टकराया, वहाँ से रेडिएशन जो निकला उसको हम एक्सरे कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि जो मॉडर्न एक्सरे है, मतलब जैसे अभी के ज़माने में जो हम लोग एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे बनाते हैं, ये कैसे बनता है? तो जो मॉडर्न एक्सरे है, इसको मैंने एक पॉइंट में लिखा है कि जो मॉडर्न एक्स ट्यूब, क्योंकि देखो एक्सरे तो वही रहेगा ना, मॉडर्न एक्सरे नहीं हो सकता, एक्सरे तो वही है, लेकिन मॉडर्न तरीके में हम लोग एक्सरे को कैसे निकालते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, उसको हम लोग कॉलिज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसको कुलिज ट्यूब भी कहा जाता है, कॉलिज ट्यूब भी कहा जाता है, जो भी आप कह सको। ठीक है, कुलिज एक्चुअली में इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो नाम में लिखा हुआ है कुलिज, तो कूल मतलब ये एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ हीट निकलता है, तो यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है कुलिज ट्यूब। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मॉडर्न ज़माने में, पहले तो लोग ऐसे ही निकालते थे एक्सरे, लेकिन अभी के टाइम में जो हम लोग एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं तो कौन से ट्यूब में करते हैं? कुलिज ट्यूब में करते हैं। अब ये कुलिज ट्यूब को समझते हैं कि ये कुलिज ट्यूब में होता क्या क्या है, इसको समझना है। इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने को। ठीक है, देखो आराम आराम से समझते हैं। ये जो आपको ट्यूब के जैसा दिख रहा है ना ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं कुलिज ट्यूब। ठीक, अब इस कुलिज ट्यूब में दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कैथोड और दूसरा पार्ट होता है एनोड। अब देखो कैथोड एनोड कैसे बना? तो सर जब बैटरी लगाएंगे, बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट जा रहा है वो कैथोड और जो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट जा रहा है वो एनोड। तो होता कुछ नहीं है, ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है ना, देखो ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है ना, यहाँ पे हम एक फिलामेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट समझिए कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक फिलामेंट लगा दिया। अब ये जो फिलामेंट होगा ये मोलिब्डेनम का होता है। ठीक है, जनरली हम लोग इसको मोलिब्डेनम का लेते हैं, तो ये मोलिब्डेनम का यहाँ पे एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है। और देखो इस फिलामेंट का एक टर्मिनल, अगर थोड़ा सा ध्यान से इस ड्राइंग को समझे तो इस फिलामेंट का यहाँ पे मीटर लगा हुआ है ताकि करंट को हम देख सकें, और यहाँ से नेगेटिव ऑफ द पार्ट जा रहा है फिलामेंट में, तो ये एक टर्मिनल इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, और एक टर्मिनल देखो, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये फिलामेंट का एक सर्किट हो गया, है ना, फिलामेंट का यहाँ पे एक सर्किट हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब आप सोच रहे होगे सर इसको पॉजिटिव से आपने डायरेक्टली क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने ऐसा रेसिस्टेंस क्यों लगाया, मतलब यहाँ पे आपने रियोस्टैट क्यों लगाया? तो रियोस्टैट आप सबको पता है, इसमें हम रेसिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको लगाने से क्या होता है कि जब मान लो हमको बहुत हार्ड एक्सरे चाहिए, मतलब बहुत जल्दी हमको इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करवाना है और बहुत ज़्यादा रेडिएशन चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सरे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को कम कर देंगे। रेसिस्टेंस को कम कर देंगे तो यहाँ पे जो फिलामेंट है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, यहाँ से जो इमिशन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम रेसिस्टेंस को बढ़ा दें तो इसका जो इमिशन हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस रियोस्टैट का काम आपको समझ में आ गया होगा। और ये बेसिकली ये वाला जो लाइन है ना, ये बेसिकली एक अर्थिंग के लिए लाइन जुड़ा हुआ है, इसको देख करके ज़्यादा डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये तो फिलामेंट का हमने कहानी समझ लिया कि फिलामेंट में क्या क्या होता है, फिलामेंट क्यों लगाते हैं। यहाँ से जो चीज़ निकलते हुए आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है। अब इनके सामने एक आपका इस तरह से ट्यूब लगा रहता है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो ये बेसिकली एक सिलेंडर टाइप का एक ट्यूब रहता है जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट एक मेटल ब्लॉक होता है। ये बेसिकली देखा जाए तो एक मेटल ब्लॉक होता है। अब ये मेटल ब्लॉक किस चीज़ का होता है, देखो ये तो किसका था, अपना मोलिब्डेनम का। अब ये किसका होगा, तो ये या तो टंगस्टन का होगा या तो मोलिब्डेनम का होगा। ठीक है, ये या तो टंगस्टन का या तो मोलिब्डेनम का। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये इस पर टकराएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो कुछ इमिशन होगा। ठीक है, अब जो कुछ इमिशन हो रहा है, वो जो इमिशन साइड से निकल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ट्यूब है, क्योंकि इमिशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी था, बहुत फास्टली इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब इस पर टकरा गया।
ठीक है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन टकरा गया तो भाई ये मेटल बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा किस में, इमिशन में, मतलब वहाँ पे बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। अब उस हीट को ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, इसी वजह से इस ट्यूब का नाम कूलिंग ट्यूब कहलाता है, ठीक है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो पहले एक्सरे प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट होता था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन इस कूलिंग सिस्टम को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है इमिशन में, यहाँ हीट तो हो रहा है लेकिन ये कूलिंग सिस्टम के वजह से, क्योंकि ये पूरा मेटल का बॉडी है तो कूलिंग सिस्टम होने की वजह से ये पूरा पीछे से ये ठंडा भी होते रहता है, तो ये हमारा अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। अभी कूलिंग सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली आप लोग को पता ही होगा, एक साइड से एयर आता है, एक साइड से एयर निकलता है, वो सिंपल सी बात है, और फिर यहाँ से हम इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं इसके पास। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है सर, तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों लगाते हैं, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हमको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना होगा तो हम इस ट्रांसफार्मर से बढ़ा सकते हैं, जब हमको इलेक्ट्रिसिटी घटाना होगा तो हम इस ट्रांसफार्मर से घटा सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे बेसिकली जनरली क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये बस आपको याद रखना है कि ये इस तरह से डायग्राम होता है, इस तरीके से हम लोग एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं। अब आपसे पूछेगा कि जो कैथोड है, कैथोड में कौन सा मेटल फिलामेंट लगा रहता है, तो कैथोड में जो मेटल फिलामेंट लगा रहता है वो किसका रहता है, मॉलिब्डेनम का रहता है, मॉलिब्डेनम का रहता है, याद रखेंगे। और जो टारगेट होता है, ये जो टारगेट है टी, ये टी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये बेसिकली क्या है, टारगेट है। तो जो टारगेट टी होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ये एक कॉपर ब्लॉक होता है। ये जो पीछे वाला पूरा ब्लॉक दिख रहा है ना, ये किसका ब्लॉक है, ये कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है। ये किसका ब्लॉक है, ये कॉपर का ब्लॉक है। अब इस कॉपर के ब्लॉक में पीस ऑफ टंगस्टन और मॉलिब्डेनम आगे में फिट रहता है। तो ये जो आगे में जो चीज़ फिट है ना, या तो ये टंगस्टन हो सकता है, ठीक है, या तो ये टंगस्टन हो सकता है या फिर ये मॉलिब्डेनम हो सकता है, ठीक है। या तो ये टंगस्टन हो सकता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो या तो ये टंगस्टन हो सकता है या फिर ये मॉलिब्डेनम हो सकता है, आप इसको याद रखेंगे। और पीछे वाला जो पूरा ब्लॉक होता है कॉपर का होता है, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली ठंडा कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इसी चीज़ में देखेंगे कि कैसे यहाँ से हम लोग सॉफ्ट एक्सरे बनाते हैं, कैसे यहाँ से हम लोग हार्ड एक्सरे बनाते हैं। अगर हमको ज़्यादा एक्सरे चाहिए तो हमको क्या बढ़ाना होगा, पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ाना होगा, करंट बढ़ाना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना होगा, वो सब चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे एक्सरे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज़ अभी कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ एक्सरे, एक्सरे के कितने टाइप है। जनरली 2 टाइप होता है, तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद उसका एक आध न्यूमेरिकल का, मतलब मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो भी न्यूमेरिकल होता है वो उसका फार्मूला मैं बता दूंगा। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एक्सरे देखेंगे, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में आता है। तो पहले इस पॉइंट्स को समझते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो जो एनोड है ना, ये जो एनोड यहाँ पे बन रहा है, इस एनोड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर ये सारे प्रॉपर्टी नहीं हो तो वो एनोड यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो भाई साहब क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो यहाँ पे जनरली 3 प्रॉपर्टी हम लोग को चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द एनोड शुड पासेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो एनोड है उसको कुछ ये प्रॉपर्टीज़ पास करने चाहिए। पहला, उनके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये जो एनोड यहाँ पे बन रहा है इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है टकराना। तो जब बम्बार्डमेंट होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगा, और काइनेटिक एनर्जी लूज़ होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और अगर इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो ये जल्दी ही मेल्ट कर जाएगा, और जल्दी ही मेल्ट कर जाएगा तो फिर हमारा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको हाई मेल्टिंग पॉइंट का लेना चाहिए। इसीलिए इसके आगे हम लोग टंगस्टन या मॉलिब्डेनम लगाते हैं, जबकि पीछे हम लोग कॉपर लगाते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास बजट नहीं होता है कि हम पूरा इसको टंगस्टन का ही बना दें।
और अगर पूरा टंगस्टन का बना दे तो फिर इसको कूलिंग सिस्टम, हम इसको कूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे ये वाला जो प्लेट होता है यहाँ पे हम लोग टंगस्टन या मोलिब्डेनम का प्लेट लगाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट शो डैट इट इज़ नॉट मेल्टेड ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से ये मेल्ट नहीं करेगा। दूसरा, हाई एटॉमिक वेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेट का बात नहीं किया गया, यहाँ पे बात किया गया हाई एटॉमिक वेट। ये जो पार्टिकल है यहाँ पे लगा हुआ, जो टंगस्टन है या जो मोलिब्डेनम है, इसका एटॉमिक वेट हाई होना चाहिए। एटॉमिक वेट का मतलब जो एटम्स का वेट है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि एटम का वेट अगर हाई रहेगा तभी आपका हार्ड रे वहाँ से प्रोड्यूस हो पाएगा। अब एटम ही हल्का है तो बम्बार्डमेंट होगा तो वहाँ से हार्ड रे, मतलब वहाँ पे जो वेवलेंथ होगा बहुत ही लॉन्ग वेवलेंथ बनेगा, और लॉन्ग वेवलेंथ बनेगा तो हार्ड एक्सरे नहीं बन सकेगा। इसीलिए हम लोग को हाई एटॉमिक वेट का यहाँ पे मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी समझ में ही आ रहा, थर्मल से मतलब हीट, तो हीट का कंडक्टिविटी होना चाहिए। अब ऐसा हो गया कि मान लो ये जो आगे वाला है ये हीट को कंडक्ट ही नहीं कर पाता है, इसके अंदर हीट कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हीट बन रहा है इसके वजह से खुद जल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कंडक्टिविटी होना चाहिए। हीट कंडक्टिविटी का मतलब कि यहाँ पे अगर हीट है तो ये हीट ट्रांसफ़र होकर धीरे धीरे पूरे प्लेट को गर्म कर दे। जैसे आयरन में होता है ना, कॉपर में होता है ना, इसमें क्या होता है हीट कंडक्टिविटी। एक पार्ट को, जैसे मान लो ये एक आयरन है तो इसके एक पार्ट को अगर गर्म करें तो इसका इधर भी गर्म हो रहा है, तो इसका हीट कंडक्टिविटी होना चाहिए। हीट कंडक्टिविटी इसलिए होना चाहिए ताकि ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैरी अवे द जनरेटेड हीट, यहाँ जो हीट बन रहा है उसको वो दूर लेके जाए, ठीक है। इसलिए हीट कंडक्टिविटी होना चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं रहेगा तो यहीं पे ये जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा किसमें, हीट एनर्जी में, तो यहाँ आग लग सकता है। इसीलिए हीट कंडक्टिविटी वाला होना चाहिए, और यही कारण है गाइस कि हम लोग यहाँ पे टंगस्टन और मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जो एक्सरे होता है उसके एनोड प्लेट में हम लोग टंगस्टन या मोलिब्डेनम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट्स बता सकते हैं। क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई एटॉमिक वेट होता है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ठीक। आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ओके। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे एक मान लो किसी के भी बच्चे किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि सर ये जो हमारा ये जो प्लेट लगा हुआ है, ये जो एनोड का प्लेट लगा हुआ है, ये कितने डिग्री पे लगा हुआ है। तो ये दिमाग में अगर आ रहा है तो ये होता है आपका 45 डिग्री। अब आपको डाउट हो रहा होगा सर ये 45 डिग्री किसके साथ है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का ऐसे आ रहा ना, इलेक्ट्रॉन का ऐसे मूवमेंट हो रहा है और इसका मूवमेंट ये ऐसे लगा हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल है ना ये आपका कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ जो टारगेट है उसको हम कितने डिग्री पे रखते हैं, 45 डिग्री। 45 किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम है उसका, और ये वाला चीज़ जो प्लेट है वो दोनों कितना होगा, 45 डिग्री पे होगा, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद टंगस्टन एनोड द इलेक्ट्रॉन लूजेज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यार इस चीज़ को मैं बहुत देर से बोलते आ रहा हूँ कि जो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा टंगस्टन एनोड से, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब टंगस्टन एनोड से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे वो अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करेगा, लूज़ देयर काइनेटिक एनर्जी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करेगा तो हम लोगों ने पढ़ा है ना ही एनर्जी जनरेट हो सकता है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं कि लूज़ देयर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ने अपने एनर्जी को भूल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को भूल गया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो अपने लूज देयर काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि उसका जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो स्ट्राइक करता है टंगस्टन एनोड के साथ तो वो अपने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पॉइंट को अच्छे से समझे। दूसरा चीज़ ये यहाँ पे है कि द एक्सरे ऑफ हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड हायर फ्रिक्वेंसी कॉल्ड हार्ड एक्सरे, ठीक है। कभी कभी जैसे डिफाइन करने आ जाता है कि हार्ड एक्सरे क्या होता है, तो अगर आप हार्ड एक्सरे को सिंपली ऐसे डिफाइन कर दें कि ऐसा मतलब एक्सरे जिसका स्मॉल वेवलेंथ है तो उसको हम हार्ड एक्सरे कहते हैं। और मान लो कि जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका वहाँ पे डेफिनेशन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो आपको गलत नहीं हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको 2-3 पॉइंट बनाना है कि हम लोग हार्ड एक्सरे किसको कहते हैं, जिसका स्मॉल वेवलेंथ होगा, पहला पॉइंट, जिसका हाई पेनिट्रेटिंग पावर होगा, दूसरा पॉइंट, और जिसका हायर फ्रिक्वेंसी होगा, तीसरा पॉइंट। तो हार्ड एक्सरे किसको कहा जाता है, जिसका स्मॉल वेवलेंथ हो,
हाई पेनिट्रेटिंग पावर हो, और तीसरा हायर फ्रिक्वेंसी हो, उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड एक्सरे कहेंगे। ओके, अच्छा स्मॉल मतलब स्मॉल बोल रहे, सॉफ्ट एक्सरे किसको कहेंगे, सॉफ्ट एक्सरे उसको कहेंगे जिसका लार्जर वेवलेंथ हो। ठीक है, वेवलेंथ जो होगा उसका क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, और उसका पेनिट्रेटिंग पावर लो होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी लो होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आता है कि सर जो यहाँ पे हम एक्सरे बना रहे हैं, इस एक्सरे का इंटेंसिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमको ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए, कम इंटेंसिटी चाहिए। जैसे मान लो जो एक्सरे होता है इसका जनरली ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन में इसका बेसिकली अगर जब यूज़ किया जाता है तो कभी हमें ज़्यादा एक्सरे चाहिए, कभी हमें कम एक्सरे चाहिए, है ना। जैसे मान लो पूरा बॉडी का कभी सीटी स्कैन करना है, कभी केवल हैंड का करना है, कभी किसी सेंसिटिव पार्ट का हमको करना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कम ज़्यादा हम लोग को चाहिए होता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को आप कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन फिलामेंट ऑफ करंट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, फिलामेंट ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो फिलामेंट ऑफ करंट है, इसमें अगर आप यहाँ से इसको बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फिलामेंट में करंट कम हो जाएगा, और फिलामेंट में करंट कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि तुम आराम से सोचो, अगर तुमने रेसिस्टेंस बढ़ा दिया तो फिलामेंट में करंट कम हो गया, और अगर फिलामेंट में करंट कम हो गया तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बॉस, और अगर यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बम्बार्डमेंट भी बहुत कम होगा और एक्सरे का प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन फिलामेंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक, और फिलामेंट ऑफ करंट को हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इस रियोस्टेट को बढ़ा और घटा करके। ठीक है, ओके क्लियर है। अच्छा उसके बाद जैसे मान लो कुछ तरह के एक्सरे होते हैं जिसमें पेनिट्रेटिंग पावर होता है। जैसे मान लो कि कहीं पे हमको पेनिट्रेट करना है, कहीं पे हमको छेद करना है, और वहाँ पे कोई भी लेबर नहीं पहुँच सकता है, कोई भी इंसान नहीं पहुँच सकता है, कोई मशीन भी नहीं पहुँच सकता है, तो हम उसको कैसे पेनिट्रेट करेंगे, तो हम लोग उसको लेज़र बीम यानी कि एक्सरे से पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से काफ़ी दूर पे हमको किसी चीज़ को छेद करना है तो हम उसको कैसे पेनिट्रेट करते हैं, हम उसको एकदम सटीक लेज़र से या फिर सटीक एक्सरे से उसको हम लोग काटते हैं या फिर छेद करते हैं। तो वो जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, अब आपसे पूछेगा कि पेनिट्रेटिंग पावर आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो पेनिट्रेटिंग पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जो कैथोड और जो एनोड है इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके। ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम बढ़ा दो, पेनिट्रेटिंग पावर तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा किससे, फिलामेंट ऑफ करंट से। पेनिट्रेटिंग पावर कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब तुम सोचोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ तो आपने रियोस्टेट बता दिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए ही तो मैंने यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगाया था। इसी ट्रांसफार्मर के बेसिस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कैसे इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं और कैसे हम पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ा सकते हैं। तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो याद रखना चाहिए आप लोगों को कि हार्ड एक्सरे क्या होता है, सॉफ्ट एक्सरे क्या होता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है, और कैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एनोड जो होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पूछ देगा कि यहाँ पे क्यों टंगस्टन का यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी पूरी लिख के आ जाना है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ जो आपका एक्सरे होता है वो कितना तरह का होता है। जनरली आपके बुक में दो तरह का दिया हुआ है, दो तरह का टाइप है, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और एक आपका जो है कंटिन्यूअस एक्सरे है। मतलब एक को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं और एक को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो वो आगे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हट के, जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट के है। तो देखो इस जो चैप्टर है, जो एक्सरे वाला चैप्टर है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो एक्सरे वाला चैप्टर इसको खोजा कौन था, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे ना, तो एक्सरे को खोजने वाले एक्चुअली में जो साइंटिस्ट थे वो थे निकोला टेस्ला सर। ठीक है, लेकिन निकोला टेस्ला सर का जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट है उसको बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट लोगों ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो इनका जो
अगर किताबों में देखा जाए तो किताबों में इसको बोला जाता है कि रॉन्गटन ने इनको खोजा था 1885 में, लेकिन इससे पहले ही निकोला टेस्ला सर ने इसको खोज दिया था, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो चोरी हो गया था, तो जिसके वजह से रॉन्गटन साहब का नाम हम लोग आज पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको खोजने वाले साइंटिस्ट जो थे वो निकोला टेस्ला सर थे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक समझा जाए तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उनके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो एक बार जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है निकोला टेस्ला सर ने दिया था, और एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, और उनका मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट चोरी कर लिया गया था। तो ट्रिब्यूट है ये चैप्टर उनके लिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किसी और के नाम पे, ठीक है। खैर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसका जल्दी से ले लीजिए आप लोग उसके स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं।